हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का सेट नंबर 2 कवर करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। देखिए, बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। यह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। यह है जिप्सम, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। यह है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में POP बोलते हैं। यह है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और यह है धावन सोडा, यह होता है सोडियम कार्बोनेट .10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हमसे पूछा था कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका रासायनिक नाम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। कीटोन समजातीय श्रेणी के पहले और दूसरे सदस्य क्रमशः डैश है। देखिए, अगर हम बात करें कीटोन की, तो जो इसका पहला मेंबर होता है, कीटोन समजातीय श्रेणी का जो पहला मेंबर होता है वो 3 कार्बन वाला होता है। याद रखिएगा, कीटोन 1 कार्बन वाला 2 कार्बन वाला नहीं होता है। 1 कार्बन वाला कीटोन या 2 कार्बन वाला कीटोन नहीं होता है, पहला मेंबर ही इसका 3 कार्बन का होता है। तो जो पहला मेंबर है वो है ये CH3COCH3। ये है प्रोपेनोन, इसका IUPAC नाम है प्रोपेनोन, है ना। प्रोपेनोन, इसी को कहा जाता है एसीटोन। ये साधारण नाम है, ये जो एसीटोन है ये साधारण नाम है। नेल पॉलिश मिटाने में इसी एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है। जो दूसरा मेंबर होता है प्रोपेनोन है, इसके बाद आएगा ब्यूटेनोन। तो जो दूसरा मेंबर है वो है ब्यूटेनोन, CH3CH2COCH3। 1 कार्बन मैंने बढ़ा दिया है, ये है ब्यूटेनोन। ठीक, तो प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, ये IUPAC नाम है। प्रोपेनोन का जो साधारण नाम है वो है एसीटोन, जिसका इस्तेमाल नेल पॉलिश मिटाने में किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोपेनोन ब्यूटेनोन, यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेथनॉन नाम का कोई यौगिक नहीं होता है, कोई कीटोन नहीं होता है। एथेनॉन नाम का कोई भी कीटोन नहीं होता है। यहाँ भी एथेनॉन है, कोई एथेनॉन नाम का कीटोन नहीं होता है। हमसे पहला और दूसरा सदस्य पूछा था, इसीलिए पहले आएगा प्रोपेनोन, उसके बाद ब्यूटेनोन, इसीलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। एक प्रकाशित उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है, Y एक डैश है। अगर हम बात करें फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी धनात्मक होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है कॉन्वेक्स लेंस में और कॉन्वेक्स मिरर में। चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, होना चाहिए उत्तल। ठीक है, होना चाहिए उत्तल। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, सी हमारा आंसर हो जाएगा, या तो उत्तल लेंस या तो उत्तल दर्पण। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। देखिए, ये पूरा आपको दिखाया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष प्रजनन तंत्र दिखाया गया है। यह है टेस्टिकल भी बोलते हैं, टेस्टिस भी बोलते हैं, हिंदी में इसे वृषण बोलते हैं। इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। ये संख्या में 2 होते हैं, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। वो शुक्राणु फिर पहुंचता है इस एपिडिडाइमिस में, जिसका हिंदी होता है अधिवृषण, है ना। इस एपिडिडाइमिस में, इसमें जो है ना स्टोर होता है शुक्राणु, बनता है टेस्टिस में, इसमें जाकर के स्टोर होता है। उसके बाद इजैकुलेशन के समय, है ना, स्खलन के समय, ये जो शुक्राणु है ये एपिडिडाइमिस से निकल करके वास डिफरेंस में जाता है, वास डिफरेंस में जाता है। और वास डिफरेंस से होते हुए फिर ये आएगा कहाँ, ये यूरेथ्रा में। ये यूरेथ्रा जो है पेनिस के अंदर होता है, लिंग के अंदर होता है। और ये अपने आप में एक पाइप है जो कनेक्टेड होता है इस शुक्रवाहिका से। शुक्रवाहिका ही हमारा आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिका से कनेक्टेड होता है। पुरुषों के अंदर ये जो यूरेथ्रा होता है, इसी से यूरिन बाहर आता है और इसी से सीमेन बाहर आता है, यानी कि वीर्य बाहर आता है। इसी से सीमेन बाहर आता है, वीर्य बाहर आता है और इसी से यूरिन भी बाहर आता है। तो मूत्र और जो वीर्य है दोनों जो है यूरेथ्रा से जाता है। तो ये कॉमन रास्ता है, मूत्र के लिए भी है और वीर्य के लिए भी है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। बना वृषण में, स्टोर हुआ अधिवृषण में, उसके बाद वास डिफरेंस से होते हुए यूरेथ्रा में आता है। दंतवल्क या दंत इनेमल किससे बना होता है? दंतवल्क या दंत इनेमल किससे बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। देखो, दांत का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट देखते हो जो कि चमकता धमकता होता है, वो इनेमल होता है। ये इनेमल होता है
और ये ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे कठोर भाग है, सबसे कठोर भाग है मानव शरीर के अंदर, सबसे कठोर भाग है शरीर का सबसे कठोर भाग है, और ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। लेकिन अगर आपके मुंह का पीएच, अगर मुंह का जो पीएच है ये 5.5 से कम हो जाए, ठीक है, 5.5 से कम हो जाए, अगर मुंह का पीएच जो है 5.5 से कम हो जाए, वैसे केस में ये जो एनामेल है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है ये डिग्रेड करना शुरू कर देता है, नष्ट होना शुरू कर देता है। ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये नष्ट जो है होने लगता है अगर मुंह का पीएच जो है 5.5 से कम होता है। अगर एनामेल ही नष्ट हो गया जो कि सबसे कठोर भाग है, उसके बाद इसके जस्ट नीचे डेंटाइन होता है, ये भी आसानी से नष्ट हो जाएगा। और इसके ठीक नीचे जो है आपको मिलेगा पल्प कैविटी, ये है पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में ना ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्तवाहिनी होती है, न्यूरॉन्स होते हैं। तो जो कुछ भी आप खाएंगे पिएंगे, एनामेल तो नष्ट हो ही चुका है, उसके बाद डेंटाइन भी नष्ट हो जाएगा, वो जो खाएंगे पिएंगे चीज़ें वो पहुंच जाएगी पल्प कैविटी में। और इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे न्यूरॉन से टच होगा आपको झंझनाहट महसूस होती है। तो जो आप सुनते हैं ना कि ठंडा गर्म चीज़ें खाने से झंझनाहट महसूस होती है, इसीलिए महसूस होती है क्योंकि एनामेल नष्ट होने के बाद जो भी आप ठंडा गर्म चीज़ खाते हैं वो डेंटाइन में आता है, और डेंटाइन में आने के बाद पल्प कैविटी में जहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं उसके कारण जो है झंझनाहट महसूस होती है। तो बी हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति या फिर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति या फिर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो है गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। देखो, वृत्तीय पाथ पर गति करने के लिए एक अभिकेंद्रीय बल चाहिए होता है। तो यहाँ पर भी पृथ्वी के चारों ओर ये जो चंद्रमा घूमता है या फिर सूर्य के चारों ओर ये जो पृथ्वी घूमती है, यहाँ पर भी एक अभिकेंद्रीय बल काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। लेकिन ये जो अभिकेंद्रीय बल होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर ही होता है। मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, यहाँ पर गुरुत्व बल नहीं होता, वैसे केस में हम अभिकेंद्रीय बल को टिक मारते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल दिया हुआ है तो हमारा बेस्ट ऑप्शन जो है ए और सी में से ए हो जाएगा, तो हम लोग ए के साथ जाएंगे। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए या फिर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए। ये जो अभिकेंद्रीय बल होता है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल दिया हुआ है तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल ही हो जाएगा। अगर ये नहीं होता, यहाँ पर कोई और बल दे रखा होता, वैसे केस में हम लोग अभिकेंद्रीय बल को टिक मारते हैं। द्विपरमाणुक अणु होते हैं आपके, जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि N2 है, नाइट्रोजन है, जैसे कि हाइड्रोजन है, और भी कई सारे होते हैं। इन सारे की जो परमाणुकता है, एटॉमिसिटी है, वो है 2। समझे? एक परमाणु में जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, इन सारे की परमाणुकता है 1। चतुः परमाणुक है जैसे कि फास्फोरस, इसकी परमाणुकता जो है वो है 4। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। ऐसे ही सल्फर के बारे में याद रखेंगे, S8 होता है तो इसे हम लोग पॉली एटॉमिक बोलते हैं, बहुपरमाणुक बोलते हैं। बहुपरमाणुक का आप याद रखो S8, ठीक, S8। चतुः परमाणुक जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके एक अणु में 4 एटम्स होते हैं। फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के 4 एटम्स होते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? आवर्धन बराबर होता है -v/μ, लेकिन ये होता है मिरर के केस में, दर्पण के केस में। और आवर्धन बराबर होता है v/μ, ये होता है लेंस के केस में। हमसे लेंस के केस में पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा v/μ। v जो है प्रतिबिंब दूरी है, u जो है वस्तु दूरी है, और आवर्धन बराबर एक और फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। ये जो फॉर्मूला है आप दोनों के लिए लगा सकते हो, लेंस के लिए भी लगा सकते हो और मिरर के लिए भी लगा सकते हो। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। आई का मतलब यहाँ पर इमेज है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज, एच का मतलब हाइट है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पर है v का मतलब प्रतिबिंब दूरी, u का मतलब वस्तु दूरी।
पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी उत्तक को कहा जाता है। ये जो अस्थायी उत्तक होते हैं ये होते हैं 5 प्रकार के, ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से तीन होता है सिंपल यानी कि सरल, और 2 होता है कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। 2 होता है कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, है ना, सरल और जटिल। इस सरल में 3 प्रकार आते हैं, पैरेन्काइमा, है ना, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 प्रकार आते हैं। ये एरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा को ही एरेन्काइमा कहते हैं जलीय पादप के केस में। जो जलीय पादप होते हैं उसमें पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है ना, जलीय पादप में, एक्वेटिक प्लांट में डूबने से बचाता है प्लांट को ये एरेन्काइमा, जो कि अपने आप में एक पैरेन्काइमा ही है। बोल रखा है पौधों में लचीलापन प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये कॉलेन्काइमा। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक। और पौधों में जो दृढ़ता है ना, रिजिडिटी है, ये प्रोवाइड करता है स्क्लेरेन्काइमा। ये जो है ये दृढ़ता प्रदान करता है, कौन? स्क्लेरेन्काइमा। और स्क्लेरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती है वो डेड होती है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, डेड सेल्स होते हैं। जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है। और इसके सेल वॉल में, है ना, इसके सेल वॉल में लिग्निन डिपॉजिट होता है, इसीलिए जो कोशिका इसकी मर जाती है। बाकी पैरेन्काइमा की जो कोशिका होती है जीवित होती है, एरेन्काइमा जो कि पैरेन्काइमा ही है जीवित होगी कोशिका, कॉलेन्काइमा की कोशिका भी जीवित होती है। जो जटिल अस्थायी उत्तक है ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बस की गति डैश का एक उदाहरण है, असमान गति का उदाहरण है, बहुत ही सिंपल है ना, असमान गति का उदाहरण है। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, कार या फिर बाइक जो भी हो उसको चलाते हैं, कभी तेज स्पीड से, कभी धीमी धीमी, कभी तेज कभी धीमी धीमी, तो असमान गति का उदाहरण है। एक समान गति वो होते हैं जिसमें जो कार है या फिर जो भी गाड़ी है वो समान समय अंतराल में समान दूरी चले। लेकिन भीड़ भाड़ वाले स्थान में क्या होता है, कभी हम गाड़ी तेज चलाते हैं, कभी धीमी चलाते हैं, तो समान समय में हम लोग असमान दूरी तय करते हैं, तो असमान गति का उदाहरण है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें कौन सा सत्य है? मेंडलीव ने कहा था तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं, तत्वों के जो भौतिक रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब यह है कि तत्वों के जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं वो निर्भर करते हैं किस पर? परमाणु द्रव्यमान पे। जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है उस पर निर्भर करते हैं रासायनिक और भौतिक गुणधर्म। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे, यानी आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के जो रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म होते हैं वो निर्भर करते हैं परमाणु क्रमांक पे, एटॉमिक नंबर पर, ना कि एटॉमिक मास पर। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसे मोजले ने दिया था। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा? शक्ति का प्रयोग किया गया, कोई कार्य नहीं हुआ, और ये हमें देखने को मिलता है सर्कुलर मोशन में, है ना, सर्कुलर मोशन में। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा, कि बीच में पृथ्वी है, और चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। तो किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो जो गति की दिशा होती है, यहाँ पर गति का मतलब वेग है, ठीक है, जो वेग की दिशा होती है, और जो बल की दिशा होती है, जो अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है वो केंद्र की ओर होती है, और यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो जो वेग की दिशा होती है और जो बल की दिशा होती है एक दूसरे के लंबवत होते हैं, है ना, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनता है।
देखो जो वेग की दिशा होती है वही विस्थापन की दिशा होती है, जो वेग की दिशा होती है वही विस्थापन की दिशा होती है। तो विस्थापन की दिशा और बल की दिशा है ना, विस्थापन की दिशा, ठीक है, मान लीजिए ये विस्थापन की दिशा है और ये बल की दिशा है, ये विस्थापन की दिशा है और ये बल की दिशा है, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। जो वेग की दिशा वही विस्थापन की दिशा, बल की दिशा हमेशा केंद्र की ओर रहने वाली है, यानी कि हमेशा विस्थापन और बल की दिशा के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री रहता है सर्कुलर मोशन के अंदर। सर्कुलर मोशन के अंदर तो वर्क बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर आप जब डालेंगे बल का मान, विस्थापन का मान, और कॉस थीटा के स्थान पर जब आप 90 डिग्री डालेंगे, 90 डिग्री डालेंगे, तो ये जो वर्क है वो 0 निकल करके आएगा। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। बी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, एक ही समूह में तत्वों के समान डैश है, एक ही समूह में तत्वों के समान डैश है। जैसे मैं एक समूह लेता हूँ, समूह संख्या 2, इसमें जो तत्व है वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बेरियम के बाद रेडियम। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो जो एटॉमिक रेडियस है यानी कि जो परमाणु त्रिज्या है, या फिर बोल दो एटम का जो साइज है, ये इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, इंक्रीज होगा। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ग्रुप में एक समान रहता है। केमिकल प्रॉपर्टी जो है, जो रासायनिक गुणधर्म है वो एक समान रहता है। केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो एक समान रहता है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है। किसी भी ग्रुप के अंदर जो भी तत्व आते हैं उनके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो लगभग एक समान होते हैं। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। रासायनिक गुण जो है वो समान है तत्वों के एक समूह में, एक ही समूह के तत्वों में। निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधीय उपाय है? तो यह सर्पगंधा। आयुर्वेदा में, है ना, आयुर्वेदा में जो है सर्पगंधा का इस्तेमाल किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इंसोमिया के इलाज में, है ना, इंसोमिया में व्यक्ति को जो है नींद नहीं आती है, व्यक्ति रात भर जगता है, दिन में भी जगता है। और अस्थमा के इलाज में, है ना, अस्थमा के इलाज में, हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाई बीपी के इलाज में जो है सर्पगंधा का इस्तेमाल होता है आयुर्वेदा में। लौह जंग का रंग डैश है। लोहे पर आपने जंग देखा होगा, कौन से रंग का होता है? लाल भूरे रंग का होता है ना। जंग जो है ये लाल भूरे रंग का होता है। रस्ट जो है ये रेड ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन आप बोल सकते हो। रस्ट का फॉर्मूला जो है ये होता है Fe2O3.XH2O। इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और ये जो रस्ट है ना ये लगता है मोइस्ट एयर में आयरन को कुछ समय तक छोड़ देने के कारण। मोइस्ट एयर में यानी कि एयर होनी चाहिए और नमी होनी चाहिए। नम एयर में जब आप लोहे को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जो है लाल भूरे रंग की परत चढ़ती है जिसे जंग कहा जाता है। जंग का सूत्र ये होता है Fe2O3.XH2O। ये जो H2 है, जो जल का जो अणु है यहाँ पर ये फिक्स नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर X है। इसी को हम लोग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। निम्न में से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है यानी कि कॉनकेव मिरर का प्रयोग नहीं होता है। तो हमारा आंसर है सी, पश्चदर्शी दर्पण। जो गाड़ियों में या फिर बाइक में जो पीछे देखने के लिए जो मिरर लगा होता है, साइड में लगा होता है, उसमें होता है उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। बाकी इन सारे केस में सर्च लाइट में, सौर भट्टी में, गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोश के सुकेंद्रिक है, यानी कि सेल वॉल भी है,
आप किस जगत में सभी जीव को रखेंगे, यानी उस जीव को आप कौन से जगत में रखेंगे जिनमें कोशिका भित्ति होती है, जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है और वो मल्टी सेलुलर भी है और उनमें सुकेंद्रक भी है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस भी है। ठीक, तो जो भी जीव है जिसमें कि कोशिका भित्ति है, मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है और वास्तविक केंद्रक भी है, उसको आप किस जगत में रखेंगे इन 4 में से। देखिए, जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं उनमें ना सेल वॉल होती है, लेकिन वो मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये कट जाएगा, ये नहीं होगा। उसके बाद करते हैं प्लांटी, यानी कि प्लांट किंगडम की, तो सेल वॉल होती है। ठीक, मल्टी सेलुलर ये होते हैं और ट्रू न्यूक्लियस इनमें होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें देखने को मिलती है, तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें मोनेडा की, तो सेल वॉल होती है लेकिन यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, सारे बैक्टीरिया आपके इसी में आते हैं और ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इनमें जो है न्यूक्लियस के स्थान पर न्यूक्लियोइड होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। अब बात करते हैं एनिमेलिया की, तो एनिमेलिया के अंदर जो जीव आते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन वो मल्टी सेलुलर होते हैं और ट्रू न्यूक्लियस इनमें होता है। ठीक, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? डायलिसिस, देखो डायलिसिस का मतलब होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन, आर्टिफिशियल तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से। देखो हमारे बॉडी के अंदर नेचर ने, भगवान ने हमें किडनी दी है ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे बॉडी में क्या है? किडनी है। हमारे बॉडी में जो है यूरिया बनता है लीवर के अंदर, अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट होता है लीवर के अंदर। वो जो यूरिया है उसे बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, तो मूत्र के जरिए जो है वो यूरिया बाहर निकलता है। ब्लड जो है किडनी में आता है, उसके बाद किडनी में जो है वो यूरिया जो है ब्लड से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है, फिर वो यूरिया जो है मूत्र के जरिए बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस जो है हमारे बॉडी में होता है। लेकिन अगर किडनी खराब हो जाए, दोनों किडनियां जो है मान लो कि खराब हो जाए, वैसे केस में आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड से यूरिया को रिमूव करना पड़ता है। उसी प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। तो यूरिया को बाहर निकालना मतलब ब्लड को प्यूरिफाई करना है ना। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर दोनों किडनियां खराब हो जाती है तो उसे बार बार जो है डायलिसिस करना पड़ता है। जी बिल्कुल, बार बार करना पड़ेगा, एक बार करने से काम नहीं चलेगा, बार बार करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ समय के बाद ही उसके ब्लड में यूरिया का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो उसे बाहर निकालना पड़ेगा, वरना क्या होगा, पूरा ब्लड ही टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, व्यक्ति ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा। तो डायलिसिस बार बार करना पड़ेगा, बार बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर ये जो है ये पूरी मशीन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डायलिसिस के लिए। इसमें ये जो यूनिट है, यहाँ पर देखो आप, ये जो यूनिट है इसे कहा जाता है डायलाइजर। इसे कहा जाता है डायलाइजर। क्या कहा जाता है? डायलाइजर। और इसी को आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है, कृत्रिम वृक्क कहा जाता है ना। कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है, कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। इसी डायलाइजर को आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है, कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। यही है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है इस मशीन की मदद से। डी हमारा आंसर हो जाएगा। कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जो प्रतिरोध है आपको, जो समतुल्य प्रतिरोध है, जो R इक्विवेलेंट है वो आपको कम से कम मिले, मिनिमम मिले, तो आप क्या करेंगे? जो भी आपके पास प्रतिरोधक है उन सारे को लगाएंगे आप समानांतर क्रम में। ध्यान दीजिएगा,
जब भी आप चाहते हैं कि जो प्रतिरोध है वो आपको न्यूनतम मिले, कम से कम मिले, तो आप लगाएंगे सारे के सारे प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हमारे पास 3 प्रतिरोधक है, 3 ओम का है, 8 ओम का है और एक मान लो कि 11 ओम का है। अब आप चाहते हैं कि इन सारे का जो समतुल्य है, इन सारे का जो समतुल्य है वो मिनिमम मिले, तो आप लगाएंगे इन सारे को पैरेलल में। आप इन सारे को लगाएंगे पैरेलल में। जब आप इसको पैरेलल में लगाएंगे तो आपका जो आर इक्विवेलेंट निकल करके आएगा वो इनमें जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम आएगा। इनमें सबसे छोटा कौन है? 3 ओम है, 3 ओम से भी छोटा आएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 प्रतिरोधक लिए हैं। आप चाहे कितने भी ले लो, कितने भी आप प्रतिरोधक ले लो संख्या में, अगर आप चाहते हो कि मिनिमम इक्विवेलेंट आपको मिले, न्यूनतम आपको समतुल्य मिले, तो आप लगाएंगे सारे को समानांतर क्रम में। और आप चाहे जितने भी संख्या में ले लो, जब आप सारे को लगाएंगे समानांतर क्रम में और उसका जो समतुल्य निकालेंगे तो आपने जितने संख्या में ली है उनमें जो सबसे छोटा जो आपका प्रतिरोध है उससे भी छोटा समतुल्य निकल करके आएगा। अब चेक कर लो कि इनमें से किस केस में जो प्रतिरोध है वो कम मिलता है, किसमें प्रतिरोध आपको कम मिलेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पर कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से जो ये जो आर इक्विवेलेंट है ये आपको मिनिमम मिलने वाला है। तो देख लो इसमें कौन से ऑप्शन में जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपको कम मिलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। बोल रखा है ना कि इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है, क्योंकि सवाल में आपसे बोल रखा है कि कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। तो देखो, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी करना, फॉर्मूला होता है R = ρl/a। समझे आप? अगर आप ये जो एरिया है इसको आप कम करेंगे तो जो प्रतिरोध है वो तो बढ़ेगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। हमें तो वो चूज करना है जिसमें प्रतिरोध कम हो, ठीक है। हाँ, अगर आप इस एरिया को बढ़ाएंगे तब जाकर के जो प्रतिरोध है वो आपको कम मिलेगा। चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप लंबाई बढ़ाते हैं तो भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। चालक के प्रतिरोध में वृद्धि करना, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, बी हमारा आंसर। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? देखो, जो मीथेन है ये मुख्य घटक होता है सीएनजी का, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, या फिर केवल नेचुरल गैस लिख करके आ जाए। ये मुख्य घटक होता है बायोगैस का, यानी कि जैव गैस का, या फिर बोल दो गोबर गैस का, गोबर गैस का। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ब्यूटेन जो है ये मुख्य घटक होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, एलपीजी का, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बी हमारा ए हमारा आंसर। अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इसको डैश अल्कोहल कहा जाता है। देखिए, अल्कोहल जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे अल्कोहल जो है अपने आप में एक फैमिली का नाम है, अल्कोहल जो है अपने आप में एक फैमिली का नाम है। अल्कोहल का अपना एक समझाते श्रेणी होता है जिसमें कि मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, बहुत तरह के अल्कोहल आते हैं, बहुत तरह के अल्कोहल आते हैं। लेकिन सबसे जो कॉमन है, जो मोस्ट कॉमन है, जो सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो होता है अल्कोहल फैमिली का जो दूसरा सदस्य है एथनॉल। एथनॉल जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। ये इतना ज़्यादा कॉमन है कि इसको हम सिंपली अल्कोहल कह के भी पुकारते हैं। यानी कहीं पर अगर केवल अल्कोहल लिखा हुआ है तो उसका मतलब एथनॉल हो जाएगा, जबकि अल्कोहल का मतलब एथनॉल नहीं होता है। अल्कोहल का मतलब कोई भी अल्कोहल हो सकता है, मेथनॉल भी हो सकता है, एथनॉल भी हो सकता है, प्रोपेनॉल भी हो सकता है, ब्यूटेनॉल भी हो सकता है। लेकिन ये एथनॉल इतना ज़्यादा कॉमन है कि जब भी हम अल्कोहल बोलते हैं तो हमारा मतलब जो है एथनॉल से ही होता है। तो यहाँ जो अल्कोहल दे रखा है इसका मतलब जो है वो है एथनॉल, ठीक है। कहीं पर अगर केवल अल्कोहल लिखा है तो आप समझेंगे कि एथनॉल की बात की जा रही है, ठीक। अब देखिए, ये जो एथनॉल है ये जहरीला नहीं होता है। इसी एथनॉल से शराब बनाया जाता है, इसी एथनॉल से जो है वाइन है, बियर है, विस्की है, ये सारे जो लिकर होते हैं, शराब होते हैं, ये बनाए जाते हैं। ये जो एथनॉल है इसका परसेंटेज जो है वो वेरी करता है। जैसे बियर में कम होता है, 5-6% होता है ना। किसी लिकर में जो है, शराब में है, जो ये एथनॉल होता है वो 15-20% होता है, किसी में 35-40% होता है। तो एथनॉल का परसेंटेज जो है वेरी करता है ना, अलग अलग शराबों के अंदर, अलग अलग लिकर के अंदर। तो इसको पीने से व्यक्ति मरेगा नहीं, हाँ लगातार पिएगा, ज़्यादा पिएगा तब तो मरेगा ही,
क्योंकि एथेनॉल ज़्यादा पीने से, अल्कोहल ज़्यादा पीने से, मैं बोल रहा हूँ अल्कोहल मतलब एथेनॉल की बात कर रहा हूँ मैं, एथेनॉल ज़्यादा पीने से या फिर बोल दो शराब ज़्यादा पीने से लीवर जो है वो ख़राब हो जाता है और व्यक्ति की जान भी जा सकती है। लेकिन ये एथेनॉल पिया जा सकता है, ठीक है, पिया जा सकता है, ये जहरीला नहीं है। अब होता ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एथेनॉल से बनाई जाती है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ एथेनॉल की आवश्यकता होती है, उस इंडस्ट्री में जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है, वहाँ पर एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है ना, लार्ज स्केल पर जो है एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ एथेनॉल की आवश्यकता है अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए। तो सरकार के द्वारा जो है उस एथेनॉल को सस्ते दामों में दिया जाता है उस इंडस्ट्री को। अब ऐसा हो सकता है कि वो जो इंडस्ट्री है इस एथेनॉल को जो है बेचे मार्केट में, क्योंकि मार्केट में तो भाई महंगा मिलता है एथेनॉल। अगर हम बात करें सरकार जिस रेट में दे रही है इंडस्ट्री को, उस रेट से तो महंगा मिलता है मार्केट में एथेनॉल, ठीक। तो जो इंडस्ट्री है वो पैसा कमाने के चक्कर में इसको बाहर के मार्केट में चोरी छुप के बेचना शुरू कर देगा, ब्लैक मार्केटिंग जो है शुरू कर देगा। या फिर इंडस्ट्री के अंदर ही जो बहुत सारे लेबर है वो भी ऐसा कर सकते हैं कि चोरी छुप के जो है एथेनॉल को बाहर बेचना शुरू कर दे, है ना, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट कर दे, या फिर पीना शुरू कर दे। दिया गया है एथेनॉल को मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि अलग अलग चीज़ें बनाई जाएंगी, लेकिन पीना शुरू कर दे, बाहर बेचना शुरू कर दे। इन सारे चीज़ों को रोकने के लिए, इन सारे चीज़ों को रोकने के लिए किया यह जाता है कि इस एथेनॉल में ना मेथनॉल को मिक्स कर दिया जाता है, मेथनॉल को मिक्स कर दिया जाता है, या इसमें पिरिडीन को मिक्स कर दिया जा सकता है ना, पिरिडीन, कॉपर सल्फेट को मिलाया जाता है। ये सारे के सारे जहरीले पदार्थ हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये है आपके पॉइजन्स, टॉक्सिक है ये सारे के सारे। इनमें से किसी को भी मिलाया जा सकता है एथेनॉल के साथ, ठीक है। जब इसको मिला दिया जाएगा एथेनॉल के साथ तो ये जो एथेनॉल है इसका नेचर जो है ये बदल जाएगा, तो इसी को ना डीनेचर्ड एथेनॉल कहा जाएगा, डीनेचर्ड एथेनॉल कहा जाएगा। और मैंने आपसे कहा कि इसको ना अल्कोहल भी कहते हैं प्यार से, क्योंकि ये इतना कॉमन है ना, एथेनॉल को सिंपली अल्कोहल कह के भी पुकारते हैं। डीनेचर्ड एथेनॉल हो जाएगा या फिर डीनेचर्ड अल्कोहल हो जाएगा। डीनेचर्ड का मतलब हिंदी में विकृत होता है ना, विकृत होता है, विकृत अल्कोहल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो कंटेनर है, जो बर्तन है जिसमें ये डीनेचर्ड अल्कोहल है या डीनेचर्ड एथेनॉल है, ये बताने के लिए कोई ना कोई संकेत तो हमें देना पड़ेगा, कोई ना कोई संकेत तो हमें देना पड़ेगा कि ये जो एथेनॉल है वो डीनेचर्ड है, इसको पीना नहीं है, पियोगे तो सीधा पहुंचोगे ऊपर, मरोगे, ये संकेत हमें देना पड़ेगा। तो जैसे कि कॉपर सल्फेट है, जब इसको मिलाया जाएगा एथेनॉल में तो जो एथेनॉल है वो नीले रंग का हो जाता है, ये जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर देता है, ठीक। मान लीजिए कोई ऐसा जहरीला पदार्थ है जैसे मेथनॉल है, मेथनॉल के पास कोई कलर नहीं होता है, अगर इसको मिला करके डीनेचर्ड किया गया है, इसको मिला करके डीनेचर्ड किया गया है, तो वैसे केस में क्या है कि अलग से हमें कोई डाई मिलाना पड़ेगा, अलग से कोई रंजक मिलाना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि ये जो अल्कोहल है या फिर ये जो एथेनॉल है ये पीने लायक नहीं है, ठीक। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? देखिए, पाचन तंत्र का भाग होता है स्टमक यानी कि अमाशय, और ये जो अमाशय है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है ये पाए जाते हैं। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये जो है बनाते हैं म्यूकस, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। उसके बाद पेप्सिनोजेन, है ना, पेप्सिनोजेन, उसके बाद HCl, उसके बाद रेनिन, रेनिन एंजाइम, पेप्सिनोजेन भी एंजाइम है। तो ये अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है ये HCl। और फूड में अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको मार गिराता है, फूड को सॉफ्ट करता है, और इस HCl से बचाने का काम करता है स्टमक को, जो ये अमाशय की जो दीवार है इससे बचाने का काम जो है ये म्यूकस करता है, क्योंकि HCl जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्टमक को जला सकता है, स्टमक को जला सकता है। तो जब भी HCl सिक्रीट करना होता है उससे पहले म्यूकस सिक्रीट कर जाता है, और ये म्यूकस जो है बेसिक नेचर का होता है, तो इसके जो इफेक्ट है उसको ये कम कर देता है म्यूकस। नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। द्वितीय समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं।
क्षारीय धातु कहलाते हैं, ये गलत हो जाएगा। जो समूह संख्या 1 में जो धातु आते हैं, समूह संख्या 1 में जो धातु आते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये कहलाते हैं अल्कली मेटल्स। ये क्या कहलाते हैं? अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, यानी कि क्षारीय धातु कहलाते हैं, अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। यहाँ लिखा है द्वितीय समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, गलत हो जाएगा। 18वें अथवा शून्य समूह में स्थित गैसें निष्क्रिय होती है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। जो समूह संख्या 18 है, आप देखेंगे पी ब्लॉक के अंदर, इसी को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, इसी को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। इसमें मिलेगा आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक, ये सारे निष्क्रिय गैस हैं। पहले और दूसरे समूह के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अच्छा, हमें क्या चूज करना था? गलत कथन चूज करना था, ये गलत हो जाएगा, यानी हमारा आंसर जो है वो ए हो जाएगा, है ना। ए ही है हमारा राइट आंसर, ये सही है, ये सही कथन है, ये भी सही है। देखो, पहले और दूसरे समूह के तत्व, यानी पहले समूह के अंदर ये सारे तत्व आते हैं, और जो दूसरा समूह है इसके अंदर आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये जो समूह संख्या 1 है और समूह संख्या 2 है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये दोनों के दोनों आते हैं एस ब्लॉक में, ये दोनों के दोनों आते हैं एस ब्लॉक में, तो ये सही है। 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, ये तो गलत है यार। द्वितीय समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, ये भी गलत है। ये जो दूसरा समूह है ना, इसे कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यह है क्षारीय मृदा धातु और यह है क्षारीय धातु। ये जो समूह संख्या 2 के धातु है, यह है क्षारीय मृदा धातु और यह है आपके क्षारीय धातु। द्वितीय समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं। यहाँ पर ना क्षारीय मृदा धातु आई थिंक छूट गया है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ठीक है, मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, और फिर मैं इसको मिटाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई ये सही है, क्षारीय मृदा धातु मैंने यहाँ पर कर दिया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जो 17वां समूह है उसमें जो तत्व आते हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि हैलोजन तत्व है, ठीक। यहाँ पर लिखा है क्षारीय धातु है, तो ये गलत हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। डी आंसर तब है जब मैंने यहाँ पर करेक्ट किया है, क्षारीय के बाद जो है मृदा मैंने लगाया है, क्षारीय मृदा धातु। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? कॉपर टी, देखिए कॉपर टी जो है ना, टी आकृति का, टी शेप का डिवाइस है, टी शेप का जो है डिवाइस है, कौन? कॉपर टी, टी शेप का जो है डिवाइस है कॉपर टी। टी शेप का डिवाइस होता है और उसमें कॉपर भरा होता है। ये जो कॉपर टी होता है ना, ये जो कॉपर टी है, ये जो कॉपर टी डिवाइस है, ये कॉपर आयन को सिक्रीट करता है गर्भाशय के अंदर, कॉपर आयन को रिलीज करता है, कॉपर आयन को जो है सिक्रीट करता है गर्भाशय के अंदर। जब ये कॉपर आयन सिक्रीट होता है तो जो फैगोसाइटोसिस है, फैगोसाइटोसिस है, ये इंक्रीज कर जाता है यूट्रस के अंदर। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो WBC की संख्या है वो बढ़ने लगती है, और वो जो WBC है वो शुक्राणुओं को अपने अंदर लेकर के उसको डाइजेस्ट कर लेता है, यानी कि जो स्पर्म है वो मरने लगता है ना, स्पर्म जो है वो मरने लगता है। तो कॉपर आयन जो है ये स्पर्मिसाइड की तरह काम करता है। स्पर्मिसाइड, साइड का मतलब मारना होता है, मृत्यु होता है, स्पर्म का मतलब शुक्राणु होता है, तो शुक्राणुओं को मार गिराता है ये कॉपर आयन। कैसे? फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करवा करके, फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करवा करके, यानी WBC की संख्या यहाँ पर बढ़ती है गर्भाशय के अंदर, और वही है जो एनगल्फ कर लेती है शुक्राणुओं को, है ना। तो गर्भ निरोध हम इसको कहेंगे, ये गर्भ निरोध का एक तरीका है, एक मेथड है, जिससे कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाता है प्रेगनेंसी रोकने के लिए। वैसे ही कॉपर टी डिवाइस को यूट्रस में डाल करके प्रेगनेंसी को रोका जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। देखो सीधा प्रतिबिंब बोल रखा है, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, और छोटा बोल रखा है।
ये जो प्रतिबिंब है ना, ये प्रतिबिंब बनता है केवल और केवल कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव लेंस में। ये गांठ बांध लीजिए। सीधा आभासी छोटा ये उत्तल दर्पण में, अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें यह प्रतिबिंब नहीं बनेगा और जो उत्तल लेंस होता है उसमें यह प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। हमें दर्पण को लेकर के बताना है। दर्पण अवतल है, गलत हो जाएगा। दर्पण जो है उत्तल है। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, बिल्कुल सीधा है तो आभासी है ही, सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, बिल्कुल सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है भाई। कॉन्वेक्स मिरर की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है और कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है तो हमारा आंसर जो है ए हो जाएगा। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है? किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है? इस सवाल का जो है उत्तर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। इस सवाल का जो उत्तर है आप जो है कमेंट करें, है ना, कमेंट करें। ये सवाल आपके लिए है। मैंने 25 सवाल आपको करवा दिए हैं, ये 26वां सवाल है जिसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।